हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के अंतिम पाठ हमारा पर्यावरण के 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूर्य से ऊर्जा किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। तो धरती का 71% भाग पानी है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग भूमि है। तो 29% भाग भूमि है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। तो 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नाइट्रोजन गैस होता है ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन गैस लगभग 21% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। तो जल प्रबंधन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, जिसके कारण पर्यावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो क्षय का अर्थ होता है खत्म होने योग्य प्राकृतिक संसाधन कौन है। तो कोयला भी एक दिन आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। और पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगा, और हम इसे पुनः दोबारा बना नहीं सकते हैं। तो ये सभी क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन है। इसमें से आपको बताना है
कि कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो जो वन है ये भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी इनमें से सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा में मछली पालना, गंगा में अगर हम मछली पालेंगे तो उससे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, तो ये गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर गंगा में हम 100 डालते हैं तो इससे गंगा क्या होगा, प्रदूषण होगा, तो ये गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। गंगा में रासायनिक अपशिष्टों को डालना, तो अगर गंगा में हम कल कारखानों के कचड़े को डालेंगे तो इससे भी क्या होगा, गंगा प्रदूषण होगा। लेकिन अगर गंगा में हम मछली पालेंगे तो इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टिहरी बांध किस नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। और टिहरी बांध किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध जल होता है उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो हमेशा 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। और जो क्षार होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। तो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित यानी सड़ गल जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जैव निम्नकरणीय कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अजैव निम्नकरणीय किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होता है तो उसे अजैव निम्नकरणीय कहते हैं। और अजैव निम्नकरणीय का यहाँ पे उदाहरण प्लास्टिक हो जाएगा। जो प्लास्टिक होता है ये कभी सड़ता गलता नहीं है, तो प्लास्टिक यहाँ पे अजैव निम्नकरणीय हो जाएगा। और जो कागज होता है ये सड़ गल जाता है, तो कागज जैव निम्नकरणीय पदार्थ होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण का उपाय है। यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण यानी वन बचाने का क्या उपाय है। तो ए ऑप्शन है नए वृक्षारोपण। अगर हम नया वृक्ष लगाएंगे तो इससे जो हमारा वन है वो बचेगा। बी ऑप्शन है वनों की कटाई पर रोक। अगर हम वनों की कटाई पर रोक लगा देंगे तो इससे भी जो हमारे वन है वो बचेंगे। सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि पर रोक। अगर हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा देंगे तो इससे वन क्या होगा, वन का कम उपयोग होगा, तो इससे भी हमारा जो वन है वो बचे रहेंगे। यानी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि वन संरक्षण का क्या उपाय है। तो ये तीनों क्या है, वन संरक्षण के उपाय हैं। तो इनमें से सभी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15
15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, यानी वे पदार्थ जो कभी सड़ते गलते नहीं हैं। तो जो प्लास्टिक होगा ये जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कागज होगा ये सड़ गल जाएगा, तो यहाँ पे कागज जैव निम्नकरणीय पदार्थ होगा। और जो वाहित मल होते हैं ये भी सड़ गल जाते हैं, तो ये भी जैव निम्नकरणीय पदार्थ होंगे। और इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल किसे कहते हैं, तो वैसा जल जो भूमि से निकलता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कुआं होगा ये भूमिगत जल का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन स्वच्छ ईंधन है। तो जो प्राकृतिक गैस होता है ये स्वच्छ ईंधन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का ऊष्मीयमान अधिक होता है और इसे जलाने पे कोई भी विषैला पदार्थ नहीं निकलता है, इसीलिए प्राकृतिक गैस स्वच्छ ईंधन होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनिक किरणों को छानने का कार्य कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परावैंगनिक किरणों को छानने का कार्य कौन करता है। तो ओजोन परत करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो जो ओजोन होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये O3 होता है। और जो ओजोन होता है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनिक किरण से कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि परावैंगनिक किरण से कौन सा रोग होता है। तो त्वचा कैंसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है। तो CFC कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसे आपको याद रखना है। और CFC गैस किससे निकलता है, तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। और जो ओजोन परत होता है ये परावैंगनिक किरणों को छानने का कार्य करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है। तो एयर कंडीशनरों में होता है यानी AC में होता है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में होता है, और इंजनों में भी होता है यानी इनमें से सभी में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ से CFC गैस निकलता है और वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसे नष्ट करता है। और जो ओजोन परत होता है ये क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण परावैंगनिक किरण होती है उसे छानने का कार्य करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि CFC है। यहाँ पे CFC का आपको पूरा नाम बताना है। तो CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में, तो ओजोन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किसमें पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जिसे हम समताप मंडल भी कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है, तो ओजोन छिद्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्पादक है। तो उत्पादक किसे कहते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे उत्पादक कहते हैं। और हरे पेड़ पौधे और घास उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, तो जलमंडल आता है, स्थल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, यानी इनमें से सभी आता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए घास को गेहूं नहीं खाएगा, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं कर रहा है। अब बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, घास को कौन खाता है, हिरण खाता है, और हिरण को कौन खाता है, बाघ खाता है। तो यहाँ पे देखिए एक आहार श्रृंखला बन रहा है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और घास यहाँ पे उत्पादक होता है, और जो घास को कौन खाता है, हिरण खाता है, तो हिरण यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। और हिरण को कौन खाता है, बाघ खाता है, तो बाघ यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जो घास को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पे घास को कौन खाता है, हिरण खाता है, तो यहाँ पे हिरण क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिरण को कौन खाता है, बाघ खाता है, तो बाघ यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और यहाँ पे घास क्या है, तो उत्पादक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो पैदल चलना ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, साइकिल से भी चलना ये भी क्या है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। लेकिन अगर हम मोटरसाइकिल से चलेंगे तो मोटरसाइकिल से धुआं निकलेगा और ये हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 35 नंबर।
35 नंबर प्रश्न है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, घास होते हैं, उत्पादक होते हैं। और जो ये उत्पादक होते हैं ये भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।